तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका एक न्यू वीडियो में जो कि आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि बेटा पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन साइन। जहां पे जो पार्स हैं वो क्या होगी बेटा? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। समझ में आ रही बात? और कह रहा है कि नेवर नेगेटिव नेवर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो भी इसकी पार्स हैं वो कोई भी नेगेटिव नहीं होंगी और फ्रैक्शन में नहीं होंगी। इनकेस अगर होती हैं तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। बात समझ आ रही है बेटा? तो आइए एक एक करके हम इनके टर्म्स को समझते हैं और जानेंगे कि किन इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है और किन इक्वेशंस को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता, और पॉलिनोमियल को डिफाइन किस तरीके से किया गया है। मतलब एक टर्म होगा तब क्या बोलेंगे, दो होंगे तब क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से हम चीजों को समझने वाले हैं। अब पॉलिनोमियल क्या है बेटा? कि ऐसे ही फॉर्म में गिवन होगी, जैसे कि हमारा ये पहला पॉइंट हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब एक चीज आप समझेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल्स भी है, पार भी है और एक कांस्टेंट नंबर भी है। तो इस तरीके से इनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और किनको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जब भी पार -2 होगी तब उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, बोल देंगे कि भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है। और क्या है कि अगर उसकी पार क्या है? पार फ्रैक्शन में। अब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। विच ऑफ दीज इज अ पॉलिनोमियल? तो बताइए बेटा कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है। तो देखिए ये नंबर हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो पार है वो होल नंबर में है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पार माइनस में है बेटा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन देखते हैं बेटा। अब सी देखिए क्या है? ये 1/x है। क्या है? 1/x है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। फिर से पावर माइनस में आ गए बेटा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब बताइए इज 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब कह रहा है रीजन दीजिए। तो रीजन क्या है बेटा? कि यहाँ पे जो x की पार्स हैं हमारी वो क्या है? वो एक होल नंबर में है। बात समझ आ रही है बेटा? इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है। सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल जिन जिन चीजों से मिलकर बनता है बच्चे, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले क्या पॉइंट आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब समझो बेटा वेरिएबल्स होते क्या क्या है। देखिए आपने इक्वेशंस बहुत सारी सॉल्व की होंगी जिसमें x, y और z की वैल्यू आई होंगी। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस आपने 7, 6, 7, 8 में सॉल्व करी होंगी जिसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी होंगी। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू मान लीजिए 1 आई, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू हो सकता है 5/2 आ जाए या x की वैल्यू 3 आ जाए। तो x की वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो जिस की वैल्यू हमेशा चेंज होती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो वैरी करने योग्य चीजें होती हैं, मतलब जिनकी वैल्यू वैरी करती रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन में, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल एक्स वाई जी हो सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक्स वाई जी देखिए, एक्स कैन बी 2, 5 और एनीथिंग, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कुछ भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। इन द पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई ऑल द वेरिएबल्स। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं बेटा? इसमें एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल हो गए हमारे पास? यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। बात समझ आ रही बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैन अ पॉलिनोमियल हैव मोर देन 1 वेरिएबल? क्या पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका क्या होगा? क्या पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं बेटा, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल इसमें। बात समझ आ रही है? आइए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। तो बेटा सेकेंड टर्म हमारा है कांस्टेंट। अब बात समझिए कांस्टेंट क्या होता है। अब हम आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। ऑल नंबर्स यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्यों बोलते हैं कांस्टेंट? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है।
क्या बोला, अ फिक्स्ड नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंजेस, जिसकी वैल्यू भी कभी भी चेंज नहीं होती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको हम इक्वेशन किसी इक्वेशन में रख दे तब भी इसको हम 5 बोलेंगे, 500 की नोट पे अगर हम देखेंगे तब भी उसको हम 5 ही बोलेंगे। बात समझ आ रही है? इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इसको आप यहां रखेंगे फिर भी 5 है, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तब भी इसको हम लोग 5 बोलेंगे। बात समझ आ रही है? तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। फिक्स होने पे इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात बेटा? ओके, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जांपल देखिए, 3 - 7 0 100 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिनकी वैल्यू फिक्स होगी उनको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, आप ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, कह रहा है इन 5x² - 8x + 4 व्हाट आर द कांस्टेंट। अब आप बताइए इसमें कांस्टेंट नंबर कौन कौन से, तो जितने भी नंबर होंगे बेटा वो सारे कांस्टेंट होंगे, जैसे कि 5 हो गया, -8 हो गया, 4 हो गया, ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे कांस्टेंट नंबर हैं। Is pi is a constant, तो पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। बात समझ आ रही? पाई की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ आ रही? ये हो सकता है क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब समझते हैं टर्म क्या होता है बेटा, ठीक है। कह रहा है अ सिंगल पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इट कैन बी नंबर वेरिएबल, और अब इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है, समझे ना। तो देखिए टर्म क्या होता है, टर्म में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। देखिए एक तो हमारा कांस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। दूसरा हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। और थर्ड क्या है हमारा, पार होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है इतनी सी, यानी कि एक हम कोई कांस्टेंट लिख लें, एक वेरिएबल XYZ में कुछ भी लिख दे, और एक पावर कुछ भी लगा दे, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा देंगे, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा टर्म बन जाता है। बात समझ आ रही? तो टर्म में कौन कौन सी चीजें होती है, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है और एक पार होता है। तो क्या 5 को या 4 को हम टर्म कह सकते हैं? ये क्वेश्चन बनता है ना कि 5 और 4 को क्या हम एक टर्म कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा क्यों कह सकते हैं भाई? क्योंकि यहां पे ना तो हमारे पास वेरिएबल है और ना ही हमारे पास पार है। दिमाग में ये बात उठ रही है ना, तो इसका आंसर मैं देता हूं। देखिए अब 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 को आप लिख सकते हो बेटा 5 × 1, या 4 को आप क्या लिख दोगे, 4 × 1, ठीक है ना। अब 1 को हम 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या बेटा 1 की जगह पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x⁻0। अब देखिए यहां पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और पार भी है, ठीक है। अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि पार 0 हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। बात समझ आ रही? तो अगर हम कोई भी सिंगल नंबर लिखा हुआ है बेटा तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। बात समझ आ रही बेटा? आइए एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 2x² + 5x - 7। अब इसमें टर्म कौन कौन से, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। ये सारे क्या हैं बेटा, ये टर्म है, ये टर्म है। देखिए कांस्टेंट, वेरिएबल और पार, कांस्टेंट, वेरिएबल और इसकी पार कितनी होगी बेटा, 1 होगी, जैसा कि सबको पता है। और 7 -7 को टर्म क्यों बोला गया, मैंने अभी बताया ना, -7 को 7 × 1 और 1 की जगह पे x⁻0 y⁻0 z⁻0 लिख देंगे, तो हमारे कांस्टेंट, वेरिएबल और पार्स हमें मिल जाएंगी। बात समझ आ रही बेटा? तो इस तरीके से टर्म को डिफाइन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पे बेस कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स डज x³ - 4x² + 2x - 9 हैव। तो बेटा इसमें कितने टर्म है, देखिए ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। कितने टर्म हो गए बेटा, 4 टर्म हमारे पास हो गए। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? देखो बच्चे टर्म हम तभी डिफाइंड करेंगे, इनको हम सेपरेट तभी मान सकते हैं जब उनके बीच में माइनस या प्लस साइन लगा हो। बात समझ आ रही है? मान लीजिए यहाँ पे माइनस और प्लस नहीं लगा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इनको हम लोग एक सिंगल टर्म के फॉर्म में मानेंगे, इनको कंसीडर करेंगे। बात समझ आ रही बेटा? तो माइनस और प्लस से ही क्या हो सकता है, माइनस और प्लस से ही क्या हो सकता है, हम टर्म्स को सेपरेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट अ पॉलिनोमियल दैट हैज एग्जैक्टली 3 टर्म। तो कुछ भी आप लिख दीजिए, मान लीजिए पहला टर्म हमने ये लिख दिया, दूसरा टर्म हमने ये लिख दिया, तीसरा टर्म हमने ये लिख दिया, तो कितने हो गए, 1 2 3 टर्म्स हमारे हो गए। आप माइनस भी लगा सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो
तो इस तरीके से एक एग्जांपल हो गया जिसके क्या है एग्जैक्टली 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स हो गए। समझ में आ रही है बात बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है? देखो बेटा, आपको डेफिनेशन रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोएफिशिएंट आपको हम बताते हैं। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है 5x², ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी, अब जैसे मान लीजिए मैंने कोएफिशिएंट पूछा किसका है, डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पे। x का पूछा है, x² का पूछा है, या किसी भी नंबर का पूछा है। तो समझो, मान लीजिए हमने लिखा 5x² में x² का कोएफिशिएंट बताइए। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके पास वाला जो नंबर है जो कि उससे चिपक के बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, 5x² में x² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? वो 5 है। -3x में कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट होगा बेटा, x का कोएफिशिएंट कितना है? -3 है। साइन जरूर लेंगे। बात समझ आ रही है? साइन हमेशा कंसीडर करेंगे आप लोग। आइए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए। जैसे कि देखो, कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट हमको फाइंड करना है बेटा। x² के पास में नंबर कौन सा है? 4। साइन कौन सा है? माइनस। तो x² का कोएफिशिएंट कौन सा हो जाएगा बेटा? -4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? साइन को हमेशा आप कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है साइन को छोड़ दिया आप बोल दो 4 रॉन्ग हो जाएगा आंसर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0। अगर x का कोएफिशिएंट 0 है तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? बेटा देखो, ये x हो गया, इसके पास में नंबर क्या लिख दिया है? कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको क्या बोल देंगे बच्चे हम? 0 पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? 0 पॉलिनोमियल भी हम बोल देंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है ना। अब समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री, ये डिग्री वो नहीं है जो आपको मिलती है, डिग्री क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए लिखी हुई है, कोई भी इक्वेशन आप कंसीडर कर लीजिए, x⁴ प्लस 5x² प्लस 3x। अब इसकी आपको डिग्री बतानी है। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको क्या करना है? आपको हाईएस्ट पावर ढूंढनी है इसकी। हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर क्या है? 4। इतनी सी बात समझ आ रही है बेटा? हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इसकी 4 हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? जो भी उस इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। बात समझ आ रही है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। बात समझ आ रही है? मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अब 9 की डिग्री 0 क्यों है बेटा? क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते? देखो, पहली बात तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जहां पे केवल नंबर लिखा हुआ है उसकी डिग्री 0 होगी। अब डिग्री 0 क्यों होगी ये मैं बताता हूं। मैंने अभी बताया था कि 9 को क्या लिख सकते हो? 9 × 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब 1 की जगह क्या लिख सकते हो? x⁴ तो डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। बात समझ आ रही? इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी? 0 हो जाएगी। इतनी सी बात समझ आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट चीजें हम बेटा समझते हैं। अब नेक्स्ट चीजें हम समझते हैं बेटा, जीरो पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो बेटा, वो अगर किसी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन दी है किसी भी वेरिएबल की, एक्स वाई जी कोई भी हो सकती है, अगर हम उसमें किसी भी एक्स वाई जी की वैल्यू उस इक्वेशन में रख दे और उस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है? मान लीजिए यहां पे एक इक्वेशन दी है px इक्वल्स टू x माइनस 3, ठीक है। तो अब हम x की जगह क्या रख दे? अगर x की जगह 3 रख दे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो जो 3 है, जितनी वैल्यू रखने पे उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हुई, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो भैया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात समझ आ रही है? ऐसे दूसरा इक्वेशन हम समझते हैं x माइनस 2। अब x की जगह पे क्या रख दें? x की जगह पे 2 रख दें, तो 2 - 2 0। बात समझ आ रही है? तो x की वैल्यू 2,
टू रखी, 0 हो गई, तो जो 2 है हमारा वो क्या है बेटा, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। बात समझ आ रही है बेटा? ओके, अब आइए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द दिस इक्वेशन। अब समझो यार कि भैया यहां पे हम x की वैल्यू क्या रख दें कि भैया 0 हो जाए। तो देखो, अगर हम x की वैल्यू 4 रख दें, 4 रख दे तो 4 2 जार 8 माइनस 8 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो अब हम क्या कह देंगे कि x इक्वल टू 4 क्या है, जो 4 है हमारा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात समझ आ रही है बेटा इतनी सी? नेक्स्ट कहता है, बताइए बेटा, कैन अ पॉलिनोमियल हैव मोर देन 1 जीरो? क्या किसी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं? आप बताइए, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो लिख देंगे यस अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। अच्छा, कैसे, एग्जांपल भी देना है हमें, तो हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमने यहां पे 2 रख दी, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 0। तो x इक्वल्स टू 2 भी एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। मान लीजिए यहां पे हमने x इक्वल टू माइनस 2 रख दिया, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये बात समझ आ रही है? तो x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू 2 सेम इक्वेशन के जीरोस हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ भैया किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? ओके, आइए हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं कि भैया इनको हम क्या क्या बोलेंगे। एक टर्म होगा तब क्या बोलेंगे, 2 टर्म होंगे तब क्या बोलेंगे। बात समझ आ रही है? आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है भैया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को देख करके पॉलिनोमियल कितने तरीके के हो सकते हैं। तो देखो बच्चे, हम उसको मोनोमियल बोलेंगे जब केवल सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म का मतलब 5x 3x स्क्वायर या केवल भी 5 हो, तब भी हम उसको क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोल देंगे। बात समझ आ रही है? और उसको हम बाइनोमियल कब बोलेंगे, जब उसके पास 2 टर्म हो। 2 टर्म का मतलब x प्लस 3 हो, x स्क्वायर माइनस 5 हो, या कुछ भी हो जिसके 2 टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। और उसको ट्राइनोमियल कब बोलेंगे, जब भैया उसमें क्या हो, 3 टर्म्स हो। 3 टर्म का मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। 1 2 बाइनोमियल, केवल 1 मोनोमियल। तो ये बात समझ आ रही है बेटा? मोनोमियल कब बोलेंगे, बाइनोमियल कब बोलेंगे और ट्राइनोमियल कब बोलेंगे। इतनी सी बात समझ आ रही है? आइए कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो देखिए, कह रहा है क्लासीफाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बेटा ये क्या है, तो देखो ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 2 टर्म में इसमें उनको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। बात समझ आ रही है? तो जब भी हमारे पास 2 टर्म होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। कह रहा है राइट 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द मोनोमियल। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, लिख दे बेटा, 5 हो सकता है, 5x हो सकता है, 5y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग मोनोमियल का एग्जांपल हो गया ये। बाइनोमियल का क्या हो गया, x प्लस 5, एक टर्म 2 टर्म, 2 टर्म हो गए, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, बाइनोमियल का हो गया। अब देखिए ट्राइनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 2 3 टर्म हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। बात समझ आ रही है बेटा? इतनी सी बात समझ आई, ठीक है ना? अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को किस तरीके से बोलते हैं उनको, ठीक है ना? आइए समझते हैं। तो देखो बेटा, जब भी एक्स वाई जी किसी भी वेरिएबल की पावर जब 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। अब जैसे यहां पे x की पावर कितनी है, 1, कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। जब भी x की पावर बेटा 1 होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब x की पावर हमारे पास 2 होगी, पावर का मतलब हुआ कि हाईएस्ट पावर, बात समझो बेटा, पावर का मतलब हुआ जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है? और जब भी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 ही तो है। जब हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतनी सी बात समझ आ रही है बेटा? तो हमने क्या बताया कि जब भी हाईएस्ट पावर 1 होगी,
लीनियर पॉलिनोमियल जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इतनी सी बात समझ आ रही है बेटा। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज, ये कैसा है, हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा इसकी, हाईएस्ट पावर है इसकी 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई बेटा। कह रहा राइट द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ योर ओन। अब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो डेफिनेशन क्या होती है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। बात समझ आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी लिख दी बेटा हमने, 3 लिख दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा, है ना, इतनी सी बात समझ आई। ओके चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यही सब चीजें उसमें आएंगी, तो डोंट वरी, आप लोग बहुत ही इजीली उसको कर लेंगे। बात समझ आ रही है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेटा एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी रहने वाली है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। कह रहा फाइंड द डिग्री। अब डिग्री क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर होती है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, तो भैया यहां हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है बेटा हमारे पास 2, तो डिग्री हो जाएगी उसकी 2। अब यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी आप सबको दिख रही होगी 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी बेटा 3 हो जाएगी। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। और थोड़ी देर पहले हमने ये चीज बताई थी कि जब भी कोई नंबर हो, जब भी कोई नंबर हो तो उसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 की जगह हम किसी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसकी डिग्री आप लोग बताइएगा कि कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है हमें वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आप सबको पता है इसकी डिग्री क्या रहने वाली है। ओके अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा कह रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। 1 2 3 डिग्री की हमको पॉलिनोमियल लिखनी है, ठीक है। तो अब हमको क्या लिखना है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर हमने आपको अभी एग्जांपल बताया कि जब भी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, x+5 कॉमा x+2 x+9, कुछ भी लिख दीजिए जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ आ रही है। क्वाड्रेटिक का क्या होता है, जिसकी पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि x² + 2x + 3, ठीक है ना। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। x² + 5 हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये लिखे जो मैं लिखवा रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, +4। बस क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा। अगर क्यूबिक कह रहा है तो उसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, 4x³ + 3। अब डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों भैया कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसको कंसीडर कर लेंगे। इतनी सी बात समझ आ रही है। आइए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² और x³ इन द पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा पॉलिनोमियल कहां पे है, पॉलिनोमियल कहां पे है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट बताने हैं बेटा। तो अब देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है, x² है कहां पे, यहां पे है, यहां पे है। इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 6 है, तो इसका क्या लिख दे, x² का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है। अब ऐसे ही x³ का देखेंगे, x³ कहां पे, यहां पे है, तो हमने क्या बताया था कि उसके पास वाला जो नंबर होता है उसके साइन के साथ में उसको लेते हैं। देखो इसमें हमने प्लस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि प्लस का 6 कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखा जाता, माइनस का जरूर लिखा जाता, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आ रही है बेटा, ये बात समझ आई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। z का हमें कोएफिशिएंट बताना है, तो भैया सबसे पहले हम इसको z ढूंढेंगे। क्या भैया यहाँ पे कहीं पे z है, क्या यहाँ पे कहीं z दिख रहा है आपको, तो z यहाँ पे नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा। तो जब भी कोई का किसी भी चीज का कोएफिशिएंट आपसे पूछा जाए और उस इक्वेशन में आपका कोएफिशिएंट वो हो ही ना, क्योंकि यहाँ पे z³ है, z है, z नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 0 हो जाएगा। ये एक इजी तरीका है चीजों को समझने का। बात समझ आ रही है। अच्छा 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा अगर हम इसमें z बढ़ाना चाहें तो z 0 × z बढ़ाएंगे, भाई इसकी वैल्यू 0 तो लिखेंगे ही नहीं, तो
तो इसके पास में कैसा नंबर आएगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी जिसका पूछा जा रहा हो और वो चीज इक्वेशन में ना दी हो तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ z जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे टर्म्स की बात कर रहा है बेटा, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है। अब आप देखिएगा 9x⁻³ यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे भी वेरिएबल है, ठीक है, और यहां पर भी वेरिएबल है, और यहां पे भी वेरिएबल है। कहां पे वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं है, तो -1 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कांस्टेंट टर्म होगा। तो बच्चे जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या रहने वाला है, -1 होने वाला है। बात समझ आ रही है बेटा? तो अभी कांस्टेंट टर्म पूछा गया बेटा, तो कांस्टेंट टर्म हम वही कंसीडर करेंगे जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है, प्योर नंबर लिखे हो, जैसे कि 5, 6 या कुछ भी, -10, -15, -20 कुछ भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। इतनी सी बात समझ आ रही है बेटा? 2.1 का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग 2.2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और बने रहिए मेरे साथ। मैं हर चीज को इजी वे में समझा दूंगा आपको, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।